पड़ेगा। अगर नेजल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेजल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कैसे रखोगे कंट्रोल में, क्या प्रिवेंशन दोगे उस चीज़ के लिए? प्रिवेंशन क्या दोगे नेजल से रिलेटेड? नेजल यानी कि तो अभी अगर किसी को साइनोसाइटिस है, राइनाइटिस हुआ है, नेजल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो क्या क्या बोलोगे उसको? मास्क लगाने के लिए बोलोगे, बोलोगे हॉट वाटर आप इंटेक करें, उसी के साथ क्या है डस्टिंग से दूर रहे, पेट से दूर रहे, हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी उसमें आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये सर्जिकल मैनेजमेंट में आएगा माइक्रोटोमी और टिम्पैनोटोमी, ये आएगा। इंटरनली जो भी रहेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जो प्रेशर है, जो ड्रेनेज बना है, उसको क्या करेंगे, क्योर करने का काम उसमें किया जाएगा। सीरियस ओटीटीज है, एसओएम इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। मिडल ईयर में क्या रहेगा, एक्टिव इन्फेक्शन हो जाएगा, कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन, ये स्पेशली इसमें पाया जाता है, चिल्ड्रंस में होता है। रेडियोथेरेपी है, बैरोट्रॉमा है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, स्पेशली बच्चों में निमोनिया ज़्यादा प्रमाण में होता है एक पर्टिकुलर एक एज तक, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये परफॉर्मेंस करेगा। और क्राइनिकोमो हैव द यूस्टेचियन ट्यूब एंड एलर्जिक कंडीशंस। क्लिनिकल मैग्निफिकेशंस है, हियरिंग लॉसेस है, फुलनेस ऑफ द ईयर, जैसे पानी जाने के बाद कैसे लगता है, फुलनेस लगता है ईयर में, सेम थिंग रहेगी। कंजेस्टिव सेंसेशन रहेगा, पॉपिंग रहेगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विल बी अपीयर डल, एयर बबल्स इन अ मिडल ईयर, एयर बबल क्या रहेंगे मिडल ईयर में प्रेजेंट है। इसमें भी मैनेजमेंट में सेम थेरेपी होगी। रिड्यूस द एडिमा, एडिमा यानी कि एडिमा यानी कि क्या होगा बताया, सिखाया था, याद करो। इट इज अ कंडीशन, एक क्रॉनिक है जिसको CSOM कहा जाता है। इट इज अ कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक बाय द irreversible tissues pathology and the result of the repeated episodes of the anti-diabetes media. It is associated with the persistent and the perforation of the tympanic membrane. न्यूरोलॉजी में सेम है, आर्थराइटिस है, ग्रैनुलेटेड टिश्यूज है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन है, उसकी वजह से होगा। और क्लिनिकल मैग्निफिकेशन भी सेम है, हियरिंग लॉस है, ऑटोरिया है, कोलेस्ट्रोमा है, पेन इन ईयर है, एपिसोड्स ऑफ द डिजीनेस है, डिजीनेस भी फील होगा। और भी अदर म्यूकॉइड है, सीरम ड्रेनेज है और प्यूरुलेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में है, आप एंटीबायोटिक पाउडर जो है आप दे सकते हो, और ओटीटीज ड्रॉप है, ओटी ड्रॉप करके आता है, वो दे सकते हो आप। उसी के साथ एंटीबायोटिक है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक है, एंड एनाल्जेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आप दे सकते हो। सर्जिकल मैनेजमेंट में आएगा सेम, टिम्पैनोप्लास्टी आएगी। टिम्पैनोप्लास्टी में पूरी टोटली क्या करें, उसको पूरा ही रिमूव करके वहाँ पे नया शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ना हाफ कट करके उसको वहाँ पे लगा सकते हो, वो पूरा ही रिमूव करना पड़ेगा, वहाँ पे नी अटैचमेंट आर्टिफिशियल करना पड़ेगा। फिर ये ओसिकुलर प्लास्टी है, डन बाय द रिकंस्ट्रक्टेड द मिडल ईयर बोन्स टू द रिस्टोर द हियरिंग। फिर ये मेनिंजाइटिस सेम थिंग, सेम वायरल है, फंगल है, बैक्टीरियल है, तीन चीज़ों में ये प्रेजेंट करेगा मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसमें ट्रॉमा ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन से रिलेटेड कोई इंजरी है तो ये आपको होने के चांसेस है। पैरालिसिस पेशेंट को भी रहता है, अच्छा जिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर होता है उन लोगों में भी मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम रहता है। साइनोसाइटिस है, स्लेप्टिसिमिया है, देन है मैस्टियोड ऑडिटीज है, चिल्ड्रन विद रिड्यूस इम्यूनिटी है, देन इंट्रोजेनेटिक है, देन क्रॉनिक शुगर CSON भी है। अभी क्लासिफिकेशन में इन्फेक्शन दिया है, जैसे सेप्टिक और पाइजेनिक मेनिंजाइटिस है, और सेकेंड है एस्पिटिक एंड वायरल मेनिंजाइटिस है, जो कॉमन वायरसेस से होता है, जैसे हर्ब्स है, मम्स है, जो चिल्ड्रन में स्पेशली होता है, उसमें आपको पाया जाएगा। एक नॉन इन्फेक्टिव है, नो रिलेशन विद द इन्फेक्शन, ट्यूमर है, हेमोरेज है और ब्रेन इंजरी, ठीक है, उसमें ये पाया जाएगा। क्लिनिकल में आएगा फीवर है, सर्वर हेडेक है, नॉइजिया, वोमिटिंग है, ब्रैडिकार्डिया है। ब्रैडिकार्डिया मीन्स हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन मतलब टेंशन मतलब लो बीपी, हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी। फोटोफोबिया है, सीजर्स है, सीजर्स यानी कि
जसे इपिलिप्सीमध्ये कसे दौरे पडतात, सेम थिंग ब्रेनशी रिलेटेड दौरे पडतात. मान हलवू नका, जेव्हा विचारलं तेव्हा बोलतात जा. सीजर्स यानी कि क्या होता है, क्या बोला मैंने, सीजर्स यानी कि क्या होता है, वॉइस ध्यान दो इधर. क्या होता है, नेमकं कसं, नेमकं कसे दौरे पडतात ते सांगा. आता एपिलिप्सी तर प्रॉपर आहे ना, एपिलिप्सीचं असतं तर एपिलिप्सी त्यांनी प्रॉपर वर्ड लिहायला पाहिजे होता, मग सीजर्स का बनते. व्हॉट इज द डिफरन्स एपिलिप्सी अँड सीजर्स. जोर से बोलो या तो आवाज आहे. काय म्हटलं राज. एपिलिप्सी मध्ये पण सीजर्स येतात आणि सीजर्स नॉर्मल जे आहेत ते काय फरक आहे. नॉर्मल काय म्हटलं, सीजर्स आणि एपिलिप्सी मध्ये फरक मध्ये फेस आणि ब्लिंकिंग आईज राहते आणि शेकिंग राहते, बरोबर. सीजर्समध्ये काय राहते, ब्रेन रिलेटेड जेवढ्या लोकांना जितकं म्हणजे ब्रेनशी रिलेटेड कुठलाही डिसऑर्डर असेल किंवा रिलेटेड त्याच्याशी ॲक्सिडेंटल केस असेल, जिथे इंजिअर्ड असेल ब्रेन, त्या लोकांना पॅनिक अटॅक्स येतात, त्याला सीजर्स म्हणतात. ते दौरे कुठल्याही प्रकारचे असू शकतात. ओके. इरिटेबिलिटी है इंक्रीज एज इन्फेक्शन प्रोग्रेस. देन है पॉजिटिव कर्निंग साइंस है इनएबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू एक्सटेंड द लेग्स व्हेन द नी इज अ फ्लेक्स्ड एट अ हिप. अभी एक बात बताओ, ये जो मेनिंजाइटिस है इसमें बोला गया है कर्निंग साइंस है. ये कर्निंग साइंस जो होता है ये पेशेंट में लेग से लेके नी तक और उसी के साथ किसी किसी को टोस तक, स्पेशली हिप से रिलेटेड जो बोन होता है वहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड करता है. तो उसकी वजह से उसको कर्निंग साइंस बोला जाता है, जिसमें एक तो इम्बैलेंस रहेगा हिप रीजन से लेके. तो मेन क्या है, पेल्विक रीजन जो होता है वो वीक होता है, ठीक है. मेन फोकस उसमें वही होता है, उसको कर्निंग साइंस बोला जाता है. फिर है ब्रुडजिंस्की साइंस है. इट इज द इमीडिएट फ्लेक्शन ऑफ द नी एंड हिप्स ऑन द रेजिंग ऑफ द नेक फ्रॉम द पिलो. जब आप जैसे कि सोते वक्त उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, नेक पहले अप करते हैं ना, तो नेक की मूवमेंट होती है. जब आप नेक को ऊपर उठाने जाओगे तो तब आपको क्या होगा, नी और हिप रीजन में क्या रहेगा, फ्लेक्शन जो है वो बढ़ा है, ठीक है. फिर ये मेडिकल मैनेजमेंट में रहेगा, आपको थेरेपी लेना पड़ेगा इम्पिकल. देन एंटीकोगुलेंट जो होता है वो भी आपको लेना पड़ेगा. मेडिसिन का नाम है, यूज ऑफ द पेनिसिलिन है, एम्फिपिलिसिन है, शुड बी द अवॉइडेड बिकॉज दिस प्रोडक्ट बेटा लैक्टेमेज एंड द सेफेलोस्पोरिन मोर पोटेंट टू द बीटा लैक्टेमेज. ये दोनों आपको अवॉइड करना है. पेनिसिलिन और द एम्फिसिलिन जो है ये यूज़ करते वक्त थोड़ा अवॉइड करना है, ज़्यादा नहीं. आपको इसका डोज कितना देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा. एंटीबायोटिक थेरेपी आपको लेना पड़ेगा. फिर एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और ऑस्मोटिक डायबिटिक्स है, मैनिटोल भी बोला जाता है. अभी जो है, अभी कुछ जो मेडिसिन है फार्माकोलॉजिस्ट में कुछ मेडिसिन को बैन किया गया है. अभी पिछले रिसेंट इसमें कुछ जो मेडिसिन थे जैसे ये दिया ज़ीरोडोल एसपी का नाम चेंज कर दिया है. और एक ही जिसका नाम वहाँ लिको एडी जो होता है वो उसको भी चेंज कर दिया. उसमें कुछ तो भी ड्रग्स ज़्यादा था तो उसको बैन कर दिया गया, अभी नहीं आते, ठीक है. जिन लोगों की पुराने प्रैक्टिस थी तो वो लोग क्या करते हैं, उसी से रिलेटेड उन लोगों को क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं. अभी पूरा टोटली चेंज हो चुका है. कई सारे मेडिसिन जो है उसको रिन्यू करके अलग तरीके से उन्होंने बनाया, अलग नाम दिया है. रिलेटेड सेम ही है बट थोड़ा बहुत चेंजेस है नाम, ठीक है. फिर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अभी ये बताओ, ये नया है. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब
नेफ्राइटिस कहाँ पे होता है? किडनी किडनी से रिलेटेड हुआ। किडनी से इंफ्लेमेटरी डिसीज है दैट डैमेज द ग्लोमेरुली ऑफ द बोथ किडनी, ठीक है, दोनों तरफ की किडनी में जो भी ग्लोमेरुला है उसको क्या करेगा, डैमेज करने का काम करेगा। यूरोलॉजी में आएगा वैस्कुलर इंजरी है, मेटाबॉलिक डिसीज है, देन डिसमिनाइटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन है, इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया। इसके भी दो तरीके के आएंगे, एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। क्लिनिकल मैग्निफिकेशंस में दिया है, फॉलोर है, एनोरेक्सिया है, वीकनेस है, फीवर है, चिल है, टोटलिया है एंड हेमेटोरिया है, नॉइजिया वोमिटिंग रहेगा और जनरलाइज एडिमा रहेगा। एडिमा आप लोगों ने बताया नहीं, बताओ एडिमा में मैं क्या होता है? अगर स्वेटिंग है तो हाँ, लिक्विड वहाँ पे प्रेजेंट होता है लेकिन दिखता है एक्सटर्नली कि स्वेलिंग के करके, बट वो स्वेलिंग नहीं होती। एसाइड्स है, देन हार्ट फेलियर है, एब्डोमिनल पेन है, एलिग्यूरिया है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ है। मेडिकल मैनेजमेंट में है प्रोटोकॉल्स टू द रिड्यूस द नंबर ऑफ एंटीजेंस, देन इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट्स है, एंटीबायोटिक थेरेपी है, डायबिटिक्स है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द सोडियम इन अ डाइट। यहाँ पे सोडियम से जिस प्रोडक्ट से सोडियम ज़्यादा मिलेगा वो चीज़ें क्या करना है, अवॉइड करने के लिए बोलना है, क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन है और जहाँ पे इन्फ्लामेशन है उसके बाद इसमें रिस्क फैक्टर ये रहेगा कि इसमें किडनी स्टोन होने के चांसेस रहेंगे बाद में। क्रॉनिक में है जैसे रीनल डिसइंफेक्शन है, वेट लॉस होगा, इसमें मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगा, इरिटेट रहेगा। एडिमा सेम क्रॉनिक और एक्यूट दोनों इसमें क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। फिर ये डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस है, हेडेक है, डिजीनेस है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज है, अंजाना है, अंजाना मतलब और हेमेटोरिया है। कार्डियक मैनिफिकेशन है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी रहेगा, हार्ट फेल्यूर है, एनीमिया रहेगा जिसमें ब्लड की कमी होती है। अंजाना मतलब होता है चेस्ट पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन। मेडिकल मैनेजमेंट में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है एंड इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट्स है, एंटीबायोटिक थेरेपी है, डायरेटिक है एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सेम मेडिकल कंडीशंस एक्यूट में भी है और क्रॉनिक में भी सेम ही है। अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडाइटिस में आपको पता है स्टमक से रिलेटेड अपेंडिक्स सभी को पता है। इसके साइन सिम्टम्स यूरोलॉजी में लूँगी नहीं, क्लिनिकल मैनिफिकेशन में उन्होंने साइन सिम्टम किए, लो ग्रेड फीवर रहेगा, जनरल डिस्कम्फर्टेबल रहेगा, नॉइजिया वोमिटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया वगैरह दिया है। एनोरेक्सिया मतलब पॉजिटिव पॉइंटिंग साइंस दिया है इसमें। On the inspection of the abdomen may be show the limitation of the respiratory movement in a lower abdomen. Then ask the patient to the point there the pain begin the where it moves. क्या बोला है उसने, पॉजिटिव पॉइंटिंग साइंस बोला है। अपन जब इसके पास जाते हैं डॉक्टर के पास, स्टमक पेन अगर अपन को हुआ है, बचपन में होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इधर प्रेस करके देखेंगे, ठीक है, लैटरल साइड, मीडियन साइड, नाभि के ऊपर के पास, नाभि के नीचे की तरफ आपको क्या करेंगे, प्रेस करके देखेंगे और आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है। सेम थिंग आपको इसमें भी करना है, ठीक है। और पूरा ऑब्जर्वेशन करना है कि मतलब एब्डोमेन रीजन में भी स्वेलिंग है क्या, ये आपको देखना है, ठीक है। अपेंडिक्स में स्वेलिंग है तो आपको पता चल जाएगा कि हो सकता है यूटीआई से रिलेटेड भी प्रॉब्लम इसको होने के चांसेस है। यूटीआई यानी कि करेक्ट। मेडिकल मैनेजमेंट में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनाल्जेसिक्स, H2 रिसेप्टर है एंड H2 यानी कि then administration of the salicylates of the hyperpyrexia and the administration of the antipyretics in the fever and the administration of the IV fluid. सर्जिकल मैनेजमेंट में अपेंडिक्टोमी आपको पता ही होगा, जिसमें अपेंडिक्स अगर ज़्यादा प्रमाण में कितने mm का वो मेजरमेंट है, वहाँ पे जिस तरीके से पेन और एसिस्ट बोलेंगे नॉर्मल इसमें, तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको, वो रिमूव करने की प्रोसीजर रहेगी। इसलिए उसकी साइड में क्या लिखा है, अपेंडिक्टोमी, टॉमी यानी कि रिमूव करना होता है। Is done to the correct appendix. Is an appendectomy involved in the removal of the appendix within a 24 either a 48 hour. And this surgery is a perform of the general anesthesia. Anesthesia के दो टाइप होते हैं, ठीक है, एक जनरल है और एक है लोकल, ठीक है। लोकल जो होता है वो कुछ इसमें मतलब जैसे ज़्यादा
सीरियस पेन नहीं या फिर सीरियस केस नहीं, ठीक है, वो लोकल इस पे जाता है। जैसे अभी समझ जाओ किसी को बहुत ज़्यादा गहरा घाव है जिसके लिए आपने सुचर करना है, तो आपको लोकल एनेस्थेशिया देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक है, सीवियर रहेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल एनेस्थेशिया देना पड़ेगा, ठीक है। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन अ सुपाइन पोजिशन ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। देखो पोजिशन भी आपको याद रखने पड़ेंगे ओटी वाला, ठीक है। जितने आप पोजीशन सारे याद कर लो, कौन सा ऑपरेशन है तो उसके लिए किस तरीके से आपको पोजीशन देनी, क्योंकि आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। आपको पूरे इंस्ट्रूमेंट से लेके पोजीशन से लेके पूरा स्टेरिलाइज करके वहाँ पे शीट लगवाना, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का सेटअप बराबर प्रॉपर, ठीक है। कॉटन्स है, ब्लड कलेक्शन है, जो भी आपको लेके जाना है, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है, आपको सारी चीज़ें से कैटलैब और ओटी दोनों के लिए कंपलसरी रहेंगे। आपको एक बार पूरा सेटअप करने के बाद भी क्या करना पड़ेगा, एक और बार आपको रीचेकअप करना पड़ेगा कि आपने सारी चीज़ें प्रॉपर लाई है क्या। एक बार ओटी में इंटर करने के बाद आप दोबारा बाहर नहीं जा सकते, सेम प्रोसीजर वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। पीपीटी किट भी चेंज करनी पड़ेगी, आपने जो पहना है वो भी फेंक देना पड़ेगा, ग्लव्स फेंक देने पड़ेंगे, वापस पूरी तरीके से वही प्रोसीजर करनी पड़ेगी, हैंड वॉशिंग, देन वापस आपको ओटी का गाउन पहनना पड़ेगा, वापस ग्लव्स पहनने, ठीक है। इसीलिए आप जब एक बार बाहर जाने से पहले पूरी तरीके से रीचेक कर लो। कुछ भी लगता है जिस लोगों ने मतलब बाहर है उन लोगों को कहते हैं आपको क्या करना है वो लेके आना, ठीक है। द स्मॉल ओपन इंसिजन इज मेड ऑफ द रिमूव अपेंडिक्स। फिर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी सबको पता है, पता है इम्यूनिटी क्या होती है। हाँ, इसके अलावा आसान भाषा में कौन बताएगा मुझे इम्यूनिटी यानी क्या होता है। जो बेसिक न्यूट्रिशन मिलता है, जो एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है, उसको बोला जाता है इम्यूनिटी। अल्सो जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है, जो सेल्स बनाता है, जो फाइटर होते हैं, जो भी डिसीज डिसऑर्डर्स है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए बनाता है, उसको बोला जाता है इम्यूनिटी, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, अल्सो डिसीज के अगेंस्ट फाइट करना, उसको बोला जाता है इम्यूनिटी पावर, ठीक है। कोरोना में क्या हो रहा था, इम्यूनिटी पावर क्या हो रही थी, वीक हो रही थी। इसका मतलब क्या था, एनर्जी। आसान भाषा में क्या हो रहा था, एनर्जी बराबर, तो एनर्जी क्या हो रही थी, कम, जिसकी वजह से क्या कर रहा था, वो हावी ज़्यादा हो रहा था। तो इम्यूनिटी यानी क्या होती है, एनर्जी या फिर बूस्टिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होती है, करेक्ट। किसके ऊपर रह सकती है ये, क्या, हाँ, किसके ऊपर रह सकती है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन एनी अदर ऑफ द बॉडी ऑर्गन, ठीक है, कहीं पे भी हो सकती है इन्फ्लेमेशन, किसी भी ऑर्गन पे रह सकता है, ठीक है। ठीक है, अपना देखो अभी माइक्रोबायोलॉजी का खत्म हो चुका है, ठीक है। एक था जनरल माइक्रोबायोलॉजी देखा, इन्फेक्शन देखा, हमने इम्यूनिटी देखा, इन्फ्लेमेशन देखा। हाँ, क्या सिखा रहे हैं उस पर इम्यूनिटी में, लोगों को पता है ना। इन्फ्लेमेशन भी हो गया है, इन्फ्लेमेशन में टाइप्स भी है, न्यूरोलॉजी भी है, मैनेजमेंट कैसा करोगे वो दिया है। अदर ऑर्गन्स की तरह आप लोगों को उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या रहेगा, एलोपैथिक रहेगा, नहीं हो रहा है तो फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिवेंशन देना पड़ेगा, वाटर इंटेक ज़्यादा करो। अगर यूटीआई में है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर है, तो क्या करना पड़ेगा, बॉडी इंटेक क्या है, बॉडी में वाटर का इंटेक कम है, इसलिए यूरिन क्या हो रही है, पास आउट नहीं हो रही है। और अगर उसको होल्ड करने की आदत है तो क्या होगा, पेन रहेगा एब्डोमेन में, अल्सो क्या रहेगा, स्वेलिंग। अगर ब्लैडर के ऊपर स्वेलिंग है, इसका मतलब चेहरे के ऊपर भी क्या आएगा, उसको क्या बोलना है, वाटर इंटेक ज़्यादा। और उसी के साथ एलोपैथी क्या करना है, उनको लेने की, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो गया, इम्यूनिटी भी हो गया, उसको पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तुम लोग बताओ, पढ़ाना है क्या, कितने लोग हैं जो चाहते एक्सप्लेन करें।
पढ़ना चाहते हैं वो लोग हाथ ऊपर कर दे, मैं पढ़ा दूँगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के टाइप्स देख लेते हैं। इसमें जनरली दो तरीके के टाइप्स बताया इन्फ्लेमेशन के। ठीक है, इधर ध्यान दो सभी लोग। एक है एक्यूट और दूसरा है क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट में क्या रहेगा, रिसेंट रहेगा। क्रॉनिक यानी कि पुराना है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको पहले से ही क्या है, आपकी बॉडी साइन सिम्टम्स दे रही है, बट अभी धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्टेज बढ़ेगी और ज्यादा सीवियर हो जाएगी। ठीक है, अगर लीवर से रिलेटेड है तो क्या होगा, इंडाइजेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्या रहेगा, वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती रहेगी, पानी तक क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। ये होगा इन्फ्लेमेशन में, क्रॉनिक में। फिर सीरियस इन्फ्लेमेशन है। इन दिस एक्सुडेट्स इन अ कंपोज ऑफ द सीरम। जो सीरम है बॉडी में, जैसे सीरम स्पाइनल फ्लूइड हो गया, जो भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये सीरम में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। यानी कि क्या होगा, किसी एक जगह में क्या हो रहा है, फ्लूइड जमा हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ की जगह क्या है, फूल रही है, इसको इन्फ्लेमेशन बोला है। फिर एक ट्रॉमेटिक इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन विच इज कॉज्ड बाय द एनी ट्रॉमा और इंजरी। बाय एक्सीडेंटल हो सकता है, कोई गिर गया तो उसको ब्रेन को इंजरी लगी है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड जमा हो रहा है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, आइदर ब्लड भी हो सकता है जो इंजर्ड है। ठीक है, इंटरनली ब्लीडिंग अपन बोलेंगे, क्या होगा, वो ट्रॉमेटिक इन्फ्लेमेशन होगा। फिर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सॉरी इन्फ्लेमेशन। द इन्फ्लेमेशन ऑकर ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जैसे निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, पानी जमा होता है ना। सेम थिंग हेपेटाइटिस में लास्ट स्टेज में क्या होता है, पानी जमा होता है, तो लंग्स में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन। बाद में है हाइपर प्लास्टिक इन्फ्लेमेशन। The inflammation which is the characterized by the excessive production of the fibrous tissue। अभी ये आ गया fibrous tissue यानी कि मसल से रिलेटेड। ठीक है, मसल्स में स्पाज्म होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उससे रिलेटेड है। फिर रिएक्टिव इन्फ्लेमेशन। The inflammation which is produced around the dead tissue due to the any reactive process। अभी ये dead tissue बोला है इसमें। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आएगा, समझ जाओ एम्पुटेशन है। एम्पुटेशन यानी कि होता है बॉडी का कोई भी पार्ट पूरी तरीके से अलग हो जाए। ठीक है, अब ये हैंड है, इससे क्या हो रहा है, पूरा कट हो चुका है तो पूरा हाथ अलग है, अभी यहाँ से ये अलग है। क्या होता है, वहाँ की कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पूरा तरीके से क्या हो गया, अलग हो गया। तो उसको डीअटैच करने के बाद क्या होगा, वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन जो डेड सेल्स है वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एम्पुटेशन में स्वेलिंग तो रहेगी ना, ये हाथ पूरा सूज जाएगा। और जो हाथ गिरा है, मैंने बोला था फर्स्ट, इसमें क्या आएगा एम्पुटेशन में, एम्पुटेशन में आप फर्स्ट प्रिवेंशन क्या लोगे, आपकी ड्यूटी क्या बनेगी, अगर कोई हाथ आपसे हाथ से पूरा अलग टूट गया तो जो हाथ टूटा है, जो बॉडी से अटैच नहीं है, उसको क्या करना है, तुरंत डीप फ्रीज में क्या करना है, बर्फ में रखना है, फ्रीज करना है। क्यों करना है फ्रीज, क्यों करना है फ्रीज, बताओ सोचो। क्योंकि ब्लड जो है ज़्यादा फ्लो ना हो और वो क्या है, फ्रीज हो जाए। ठीक है, सारे नर्व्स, वेसल्स और आर्टरीज जो है वहीं पे भी फ्रीज हो जाए। ठीक है, उसको वैसे ही रख देते हैं। जो इधर है उसको क्या करेंगे, जितना ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं उतना ब्लीडिंग क्या करना है, स्टॉप करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग होगी और एक्सटर्नली कुछ टिश्यूज़ के अंदर अगर वो कैसा कट हुआ है वो मैटर करता है। कोई मशीनरी इसमें काम कर रहा है तो कट कैसे होगा, एकदम शार्प रहेगा। बाय एक्सीडेंटल है, कोई समझ जाइए, अभी जैसे नेवी में होता है, नेवी में कहीं कहीं पे क्या होता है, जो ट्रँक्स होते हैं और जो लोहाचं बनलेलं जे वरचं टाकाचं जे आपलं असतं, आपण होतो किती हेवी असतं ते, इन केस वो बाय मिस्टेकली आपके हाथ के ऊपर गिर गया और आपका हाथ पूरा शार्पली कट हो चुका है, तो इसका मतलब वो कट कैसा रहेगा, अलग रहेगा। वो शार्प कट नहीं रहेगा। ब्लेड से कट हुआ कैसा रहता है, शार्प रहता है, एकदम एक प्लेन में ज़्यादा है। लेकिन वो जो गिरा हुआ है जो भी चीज़, तो उससे क्या रहेगा, आड़ा टेढ़ा कट रहेगा। यानी कि तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो डेड सेल है उसका क्या हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। मतलब वहाँ पे जो स्वेलिंग आएगी हाथों के ऊपर उसको इन्फ्लामेशन बोला जाएगा। ठीक है, रिएक्टिव इन्फ्लामेशन।
फिर उसके बाद है सपोर्टिव इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द पस फॉर्मेशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पे, जैसे अभी टीथ लेते हैं, ठीक है, टीथ में क्या होता है, अगर गम्स के पास यहाँ पे अगर आपको पस आता है तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। देखा है कभी किसी ने पस टीथ में होता है, गम्स में होता है? नहीं देखा है। अभी इन्फ्लेमेशन जळल्यानंतर कसे बबल्स येतात, सेम थिंग होता है, बट वो वाटरी फॉर्म में रहता है, यहाँ पे येलोइश कलर का करता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर किसी बच्चे को अगर कैविटी हो चुकी है तो वहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जनरेट होगा। तो जैसे गम्स रहते हैं नीचे ऊपर साइड में कहीं पे भी, उसको बोला जाएगा सपोर्टिव इन्फ्लेमेशन। देन है फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इन विच द एक्सुडेट कंटेन द ग्रेट अमाउंट ऑफ द फाइब्रिन, जहाँ पे फाइब्रिन प्रेजेंट होता है। जैसे लंग्स है, लंग्स में मैंने बोला था एक लिक्विड फॉर्म होता है, बराबर है। एक लंग्स के साइड पे भी क्या है, प्लूरल फ्लूइड है, पता है ना, प्लूरल फ्लूइड वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेम थिंग हार्ट पे भी फ्लूइड है, बराबर है। अगर कहीं सेम चीज़ होगी, अगर कहीं पे क्लॉट हो रहा है या फिर वो ब्लड जो है, वो जो भी फ्लूइड है वो अगर प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है, एक जगह पे जमा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है। सेम है। उसके बाद कैटेरल इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस में सेम चीज़, ये भी मसल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। फिर है अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन। अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन कब होगा, ये अल्सर सबको पता है, थ्रोट से रिलेटेड इंटरनली जो भी पाइपलाइन होल रहेंगे, हैलो जो भी ऑर्गन्स हैं, स्टमक क्या होता है, ऑर्गन सेम। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है, हैलो। तो वहाँ पे अल्सर जहाँ जहाँ पे रहेगा तो उसको बोला जाएगा अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ईटोलॉजी में आएगा, ब्रन है, ट्रॉमा है, अल्कोहल है, स्ट्रेस है, फिजिकल इंजुरी है। देखो अभी बर्न है, बर्न में क्या हो गया, बर्न हो जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे वाटरी फॉर्म में क्या होता है, फ्लूइड जमा। फिर ट्रॉमा है, एडिमा हो गया, जैसे एडिमा में भी इन्फ्लेमेशन ही रहता है। अल्कोहल है, अल्कोहल में आएगा हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है लीवर के ऊपर। स्ट्रेस है, सेम थिंग है, हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। इन्फेक्शन बाय द पैथोजेंस है। फिजिकल इंजुरी है, यानी कि स्पोर्ट रिलेटेड है, कोई स्पाज्म है, मसल्स फ्रैक्चर है, ठीक है, ऐसी चीज़। आयोनाइजेशन रेडिएशन है। देन फिजिकल इंजुरी है, जैसे ब्लड एंड पेनिट्रेटिंग दिया है उन्होंने। फॉरेन बॉडीज इंक्लूडिंग द डर्ट एंड द डेब्रिस एंड द स्प्लिंटर्स उन्होंने दिया है। रेडनेस एंड मीट है, स्वेलिंग है, पेन है, लॉस ऑफ फंक्शन है। क्लिनिकल साइंस में ये आता है। जनरल साइंस है, जैसे फीवर है, चिल्स है, हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, मसल स्टिफनेस है। इसमें भी क्या रहेगा, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस है। कुछ मेडिसिन उन्होंने दिए हैं जो आपको क्या है, इन्फ्लेमेशन के दौरान आप दे सकते हो, लेकिन मैटर क्या करेगा, हिस्ट्री, बराबर है। अगर कोई न्यूरो रिलेटेड है, उसको एडिमा हुआ है, तो पहले उसकी दवाइयाँ कौन सी चल रही है, उसका डोज कितना है, ये आपको मैटर करेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन देना पड़ेगा। आप हाँ इसके ऊपर ये चलती है, इसका मतलब ये दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। एलर्जी हो सकती है उस मेडिसिन और इस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन के साथ, इसीलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर हिस्ट्री, उसके मेडिसिन कौन से चालू है ये आपको देखना है। उसके बाद आपको सोच समझ के क्या करना है, अलग मेडिसिन उसको देना है। एप्लीकेशन ऑफ द आई से टैलेंट चिल्स एंड ग्रीन टी आप लेने के लिए उसको बोल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये था इन्फ्लेमेशन। अब ये इंट्रोडक्शन ऑफ ओटी, ऑपरेशन थिएटर का आपकी इंट्रोडक्शन है। सेकेंड टाइप की जो डिजाइन की है वो देखना, ठीक है। अभी मेन अपन कर रहे हैं, तो शुरू करें। सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ऑपरेशन ये निकाल, पोजीशन ऑफ ऑपरेशन क्या हुआ, क्या दिक्कत है। कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या, बैठ के आ रहा है ना। किताबें कितनी किताबें, एक जन कोई तो भी आ गया, इसके पास एक किताब, कोई भी आ जाओ। हाँ भैया
एक जन कोई भी सामने आ जाओ, इसके पास है दो दो, अगर मिला के देख रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे आप दोनों के पास एक है क्या? तीन है। बाजा करो पीछे में बॉयज के पास एक काम करो, एक बुक वहाँ पे दे दो, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा एडजस्ट कर लो। जल्दी आओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले ऊपर है। ठीक है, किताब में लिखा लो पोजीशनिंग ऑफ और ऑपरेशंस। सबसे है सुपाइन पोजीशन, अभी इसमें दिया है इन सुपाइन और हॉरिजॉन्टल रिक्यूबेट पोजीशन द पेशेंट लाइज फ्लैट विद द स्ट्रेट लेग रेस्टिंग ऑन द मैट्रेस। एक जन पढ़ो तो कोई, चलो ये पूरा पढ़ो। सुपाइन पोजीशन, जहाँ पे स्टॉप बोलूंगी वहाँ पे स्टॉप हो जाओ, ठीक है? कौन पढ़ेगा जल्दी? Second one. हाँ, Arms should be gripped by the side of the body. Pillow may be placed under the head. Secure the eye by stepping by safety belt over the knees. अभी इसमें क्या बोला है आपको? सुपाइन पोजीशन है कि पीठ के बल पे आप सोना है, ठीक है, या फिर सुलाना है, ठीक है? अगर हाथों से रिलेटेड है तो क्या करना पड़ेगा? एक ही हैंड जो वहाँ पे दिया है, हाथों का ये जो टेबल है इसमें हैंड के भी प्रोसीजर रहते हैं, उसको अटैच करना पड़ता है, अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। जैसे एम्पुटेशन में अगर अपन हाथ पूरा कट हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाथों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सुपाइन पोजीशन आएगी। अपेंडिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या करना पड़ेगा? सुपाइन पोजीशन देनी पड़ेगी। लीवर से रिलेटेड ऑपरेशन है, सुपाइन पोजीशन देनी पड़ेगी। किडनी से रिलेटेड है, कैसे दोगे? किडनी से रिलेटेड है, किडनी कहाँ पे होती है? पीछे साइड में होती है। अगर राइट और लेफ्ट है, अगर कोई भी एक है तो आपको कौन सी पोजीशन देना पड़ेगा? लैटरल, मतलब वन साइड है, ठीक है? फिर नेक्स्ट पढ़ो, जनरल यूजेस। Provide comfort to patient, checking in vital signs. Physical examination of many body parts such as the head, face, neck, heart, lungs, abdomen, breast, thorax, and extremities. देखो, कंफर्टेबल का सवाल ही नहीं आता क्योंकि वो पहले ही ये रहता है। उसको एनेस्थेशिया देने के बाद ही आप क्या करते हो? ओटी में शिफ्ट करते हो। सबसे पहले एनेस्थेशिया देना पड़ता है, ठीक है? बाद में शिफ्टिंग वाला काम भी आप ही का रहता है, ठीक है? तो वो कंफर्टेबल का फील ही नहीं रहता क्योंकि वो पूरा बेशुद्ध असतं, ठीक है? फिर ये चेकिंग वाइटल साइन, सिर्फ उसके वाइटल साइन चेक करना है आपको, जैसे कि पल्सेस, बीपी हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग पूरा ये रहता है, जिसमें हार्ट बीट दिखाई देती है, रेस्पिरेटरी का वॉल्यूम दिखाई देता है, ऑक्सीजन लेवल दिखाई देता है, पल्सेस दिखाई देता है और बीपी दिखाई देता है, ठीक है? तो वो वाइटल साइन आपको चेक करना है, ठीक है? फिर आगे प्रोन पोजीशन पढ़ो उसका। In this position, the patient lies flat and abdomen. Keep the neck according to operation. The arms are kept on the sides of patient. प्रोन पोजीशन यानी कि पेट के बल के ऊपर लेटना है, ठीक है? अभी इससे रिलेटेड कौन से ऑपरेशन आएंगे? स्पाइन से रिलेटेड जितना है, सर्वाइकल हो सकता है, थोरेसिक हो सकता है, लंबर हो सकता है, ठीक है? इससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस रहेंगे आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोन पोजीशन देना पड़ेगा। सेम भी अगर हीप रीजन से भी है, किडनी से रिलेटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोन पोजीशन देना पड़ेगा, ठीक है? आगे इसके इंडिकेशंस पढ़ो। Supine operations, head operation, injuries and surgeries of back, operations of procedure, abdominal valve, prevention to aspiration such as blood, saliva. ठीक है, नेक्स्ट लिथोटॉमी पोजीशन। ये पोजीशन जो होती है स्पेशली सी सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसी के साथ जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस रहेंगे, ओवरी सिस्ट है, जैसे मतलब इससे रिलेटेड सर्विक्स के ऊपर अगर इंफ्लामेशन है, आइदर सर्कमसिजन का ऑपरेशन है इन अ मेल, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोन पोजीशन देना पड़ेगा। ओके, पढ़ो अभी इन दिस पोजीशन। The patient lies on his her back with flexion to knee and hips. Place the pillow under the head. Drop the legs and buttocks to the edge of the table. Flexion to things on abdomen. नेक्स्ट इंडिकेशन। Gynecology
gynecological examination, perineal procedure, genitourinary operations, examination of female genital, anal examination and procedures. ठीक है, जेनाइटल और एनस। जैसे ये हो गया, पाइल्स का हो गया, इसके लिए भी आपको क्या पोजीशन देनी पड़ेगी, ठीक है, ये तो टॉपिक पोजीशन देनी पड़ेगी। फिर ये सीम्स लैटरल पोजीशन, ये हो गई लैटरल पोजीशन। अगर किसी को स्टैब किया गया है, ठीक है, स्टैब यानी कि चाकू मारा, ठीक है, तो किडनी से रिलेटेड अगर ऑपरेशन है तो क्या करना पड़ेगा, ये पोजीशन देना पड़ेगा, सीम्स लैटरल पोजीशन। उसका पढ़ो। The patient lies on his or left side in left lateral position and right side in right lateral position. Place the pillow under the head and chest. Place a additional pillow between the both legs to prevent perineal nerve comparison. Support the hip by bed, tap or bed sit. Keep the upper head slightly in flexion. Place the lower hand in comfortable position. ये पोजीशन बहुत कंपलसरी, दोनों इसमें पैरों में पिलो रखना बहुत कंपलसरी होता है, दोनों हाथों में पिलो रखना ये भी बहुत कंपलसरी है, ठीक है। इंडिकेशंस पढ़ो। Kidney operation, examination for vaginal and rectum, पेरिटोनियल retroperitoneal operation. नेक्स्ट पढ़ो। Keep down the head about पेरिटोनियल बर्थ पोजीशन, ठीक है, इसका नाम याद रखना, ठीक है। कीप डाउन द हेड टू द 32 डिग्री और ओवर देन अ हेड एंड सिक्योर थाइज एंड नीज बाय द स्ट्रैप ऑन द थाइज। इंडिकेशन है पोस्टरल ड्रेनेज है, पोस्टरल ड्रेनेज यानी कि पंक्चर करना, ठीक है। ऑपरेशन एग्जामिनेशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन, जैसे हिप बोन से रिलेटेड है, सॉकेट चेंज करना है, नी से रिलेटेड है, टोटल नी रिप्लेसमेंट करना है, तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, ये पोजीशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए आप वैसे सुपाइन पोजीशन भी कर सकते हो, बट जब रॉड निकालने की चांस आती है तब आपको ये पोजीशन देनी है। हाँ, ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द शॉक एंड ट्रीटमेंट द लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर के लिए ये पोजीशन क्यों देनी पड़ेगी, ये पोजीशन क्यों देनी पड़ेगी, लो बीपी है तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ पास आउट होने के लिए क्या करना पड़ता है, ये पोजीशन देनी पड़ती है। सेम थिंग अगर किसी को फेंटिंग हुआ है कोई, ठीक है, चक्कर आया है किसी को, तो सबसे पहले क्या करना, उसके दोनों पैर फोल्डेड करके क्या करना, ऊपर की ओर रखना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन का हो जाए। जब ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तब जाके क्या होता है, फेंटिंग होता है या फिर उसको चक्कर आता है, ड्यू टू द ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली फ्लो नहीं होता ब्रेन, ठीक है। इसीलिए जब सो के उठते हो तो इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ी देर बेड पे बैठना पड़ता है, बाद में उठना पड़ता है। फिर ये जैक नाइफ पोजीशन सेम सुपाइन पोजीशन की तरह ही रहेगी, बट थोड़ा हीप एंड वेट जो है उसको लोअर की तरफ क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इंडिकेशन है रेक्टल एंड एनल कैनल प्रोसीजर के लिए या फिर किडनी पोजीशन के लिए आपको उसको रखना है। सेम आएगी, सीम लैटरल की तरह ही आएगा, ठीक है। अभी आते हैं ऑपरेशन थिएटर का पैराग्राफ देखते हैं कि आपका ऑपरेशन थिएटर जनरली हॉस्पिटल में कैसा होगा, ठीक है। अभी ब्लैक बोर्ड के ऊपर अभी ब्लैक बोर्ड है, अगर अपन एक्सप्लेन कर लेते, ठीक है। सिर्फ जो एक जन पढ़ो, इंट्रोडक्शन पढ़ो चाहिए, कोई भी पढ़ो। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, पहले पोजीशन देखी अपन ने, अभी ऑपरेशन थिएटर का पूरा ग्राफ देखना है कि ऑपरेशन थिएटर के आजू बाजू में क्या होता है, कहाँ पे चेंजिंग रूम रहता है, कहाँ पे हैंड वॉशिंग की रूम होती है, कहाँ पे आपके मेडिसिन रखे रहते हैं, ठीक है, इंजेक्शन एनेस्थेशिया, ये सारा अपन देखेंगे कि उसका डिज़ाइन कैसे गया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे सेम पैराग्राफ रहता है, सिर्फ माइंड थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ठीक है। ओटी कैथलैब वाले आप दोनों के लिए सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलो बेसिक इंट्रोडक्शन करो ओटी का, यस कोई भी पढ़ो। Operation theatre OT is a basic unit of surgical department. The room where operations are conducted called as operation theatre. Operation theatre has a special physical setup compared to other departments in hospital. ऑपरेशन थिएटर का सेटअप टोटली अलग रहता है, जिस चीज़ में ऑपरेट किया जाता है उसको बोला जाता है ऑपरेशन
ऑपरेशन थिएटर। नेक्स्ट, फिजिकल सेटअप। Location. Operation theatre should be located near the critical care unit. It is usually set up at the place which is free from external disturbance and close to surgical ward and supporting departments. ठीक है, ये आईसीयू यूनिट के पास क्यों रखा जाता है? ओटी आईसीयू के पास क्यों रहता है? क्योंकि वो इंटेंसिव केयर यूनिट है, वहाँ पे कभी भी कुछ भी इमरजेंसी होती है तो तुरंत ओटी में ले जाने के लिए क्या होता है, आसानी हो जाती है। अभी बताओ, एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं आईसीयू का यूनिट ऊपर है और ओटी का जो डिपार्टमेंट है वो नीचे की तरफ है ऑपरेट करने का। तो बात बताओ, किसी को बहुत इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ रहा है, कुछ सीवियर पेन होता है, रिलेटेड कोई भी हो जाए, एब्डोमेन से हो सकता है, ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है, उसके अभी जाने की तैयारी है। तो आप बताओ, ऊपर से नीचे आने में अभी लिफ्ट भी है, समझ जाओ अभी सब कुछ एडवांस हो चुका है। लिफ्ट है, लिफ्ट में जगह नहीं है, तुरंत जाने के लिए जगह नहीं है, पहली लिफ्ट गई है, वेटिंग चल रहा है, उसको पास टाइम कम है, वो वेटिंग के लिए वेट करेगा क्या? अगर नीचे लेके जाना है तो फिर ऊपर से क्या होगा, स्टेयर्स है, स्टेयर्स के ऊपर से लेके जाने के लिए कितना मुश्किल रहेगा, ठीक है, फिर टाइमिंग जा रहा है, बराबर है। इसलिए आईसीयू के पास ही ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है, इसलिए ताकि टाइम कम लगे और जो भी है पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी हो सके। इसलिए आईसीयू के पास क्या रहेगा, ओटी का ऑपरेशन रहेगा और मतलब ऑपरेशन थिएटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिजाइन। Principle in designing operation theatre. Easy accessible to ICU recovery room, casually CSSD, free holding area and surgical ward. Separation from conticated department of areas for from hospital or road traffic. Then next OT design should include following services. Major operation theatre. Storage and supply area for sterile instrument. Recovery room, scrub area, cleanup area, male toilet, male dressing room, female dressing room, steriling area, sub-steriling area, nurses station. देखो, अभी साइड में देखोगे आपके पास पूरा ये मैप दिया है, डिजाइनिंग दिया है, ग्राफ, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर है, जो दो तरीके से आपको दिया है वो है डोर्स, ठीक है, रेड कलर का हाईलाइट है डार्क इसमें, ठीक है। यहाँ पे रिकवरी रूम, यूटिलिटी है, ठीक है, और आप राइट की तरफ देखोगे आपके तो है चेंजिंग रूम, ठीक है। तो मेल और फीमेल चेंजिंग रूम बोथ क्या है, अलग रहेगा। स्टेरिलाइजेशन रूम भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। उसी के साथ क्या है, स्क्रबिंग एरिया वो भी अलग रहेगा। यूटिलिटी यानी कि स्क्रबिंग एरिया रहेगा। एनेस्थेशिया देखो आप, एनेस्थेशिया रूम सबसे पहले फर्स्ट आता है, फर्स्ट स्टेप कौन सी रहती है, एनेस्थेशिया। बाद में क्या हमें लेके जाना पड़ता है, ऑपरेशन रूम में, ठीक है। फिर आता है रिकवरी रूम, मतलब जनरल वार्ड या इधर आईसीयू केयर, ठीक है। फिर होता है रिकवरी रूम में, उसको शिफ्ट किया जाता है। तो बराबर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या किया है, ग्राफ किया गया है। और यहाँ पे है वॉकिंग एरिया, ठीक है। सेम थिंग, कहीं कहीं पे चेंज रहता है थोड़ा बहुत। अगर नियरेस्ट में क्या रहेगा, मेडिसिन है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका भी आपके ऑपरेशन थिएटर के साइड में ही क्या रहेगा, इसका एक रूम रहेगा अलग से। उसी के साथ है जैसे उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, इंस्ट्रूमेंट है, ड्रग्स है, एनेस्थेशिया के ड्रग्स अलग रहेंगे, ऑपरेशन में लगने वाले ड्रग्स अलग रहेंगे, ब्लड है तो आपकी फ्रीजर रहेगा, तो हो सकता है उसका भी कंटेनर रहेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं पे रहेंगे, उसी के साथ कुछ सक्शन मशीन रहती है वो भी वहीं पे रहती है, ठीक है। बूबी रहता है, बूबी की मशीन है, तो ये सारा जो रहता है ना वो एक ही रूम में आपके आजू बाजू में ही रहता है। रही बात स्टेरिलाइजेशन रूम की, जहाँ पे ऑटोक्लेव मशीन्स होती है, हॉट एवन स्टेरिलाइजेशन होता है, तो उसकी रूम टोटली अलग होती है। क्योंकि स्टेरिलाइजेशन रूम में अगर आप इंस्ट्रूमेंट रख रहे हो तो क्या हो रहा है, वहाँ पे वापस ये हो रहा है ना, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले अपन क्या करते हैं, ऑटोक्लेव में जाते हैं। ऑटोक्लेव मशीन में क्या करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे, यानी कि वो क्या हो गया, प्योरली डिसइंफेक्टेड है, वहाँ पे कुछ भी उसको इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन होने लायक कोई भी खबरा नहीं, ठीक है। बोलो क्या पूछना चाहते हो, हाँ ठीक है। तो अगर और जो अपन ने सिंपल से जहाँ पे सारे ड्रग्स वगैरह रखे हैं वहाँ पे क्या है, 10 लोग आते जाते हैं, यानी कि वो बाहर वाला एनवायरमेंट हो गया। ओटी में जाने के बाद क्या रहता है, पूरा स्टेरिलाइज एनवायरमेंट रहता है, ठीक है। वहाँ पे ना
एक एयर भी अलग से फ्लो होता है, बाहर वाली एयर नहीं आती उसमें, वहाँ पे फैन लगा रहता है जिसमें बराबर वही वाली एयर, ऑक्सीजन और वो जो सप्लाई दिया जाता है वहाँ पे एयर भी होता है, वो अलग से सप्लाई होता है, बाहर की एयर नहीं होती, ठीक है, पूरा सिक्योर रहता है, ठीक है। ओटी वाला एरिया आगे उसमें देखते हैं जोन डिस्टर्बेंस ऑफ द एरिया पढ़ो, 3 जोन है, आउटर है, मिडल है और इनर जोन है। आउटर जोन पढ़ो, It is an अनरिस्ट्रिक्टेड जोन, also called an intercharge zone. Most unsterilized zone compared to other zones, especially designed to avoid outer contamination. नेक्स्ट This zone included dressing room, changing room, OT in charge office, lockers, confirmation rooms, changing rooms. ठीक है। ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम में मेल एंड फीमेल बोथ रहेगा, तो क्या रहेगा, आप जो ओटी में जाने के लिए पीपीटी किट पहन रहे हो, अगर आप ओटी का जो गाउन्स होता है वो अगर आप पहन रहे हो तो वहाँ पे भी क्या है, एरिया स्टेरिलाइज वाला एरिया रहता है, ठीक है। चेंजिंग रूम में भी सेम रहेगा, सिक्योरिटी के साथ रहता है। ओटी इन चार्ज ऑफिस, ठीक है, लॉकर्स है। देन कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम यानी कि आपको पूरा डिस्कस करना पड़ता है, मीटिंग होती है जहाँ पे ऑपरेशन में जाने से पहले सारे कंफ्यूजन, कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है, लोकेशन कैसा है, उसकी स्टेट कैसी रहेगी, उसकी प्रोसीजर कैसी रहेगी, ये सारा एक्सप्लेनेशन किया जाता है, उसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस रूम। फिर है चेंजिंग रूम, ठीक है, मिडल जोन, also called as the intermediate zone, act as a link between the outer and inner zone. This is the large zone because in this the area supplies the received and the semi-restricted zone. These zone included the pre-anesthetic room and the recovery room and storage room for the clean equipments, ठीक है। storage room यानी कि ऑटोक्लेव मशीन जहाँ पे रहेगी वो वाला। Inner zone है also called as the most sterile zone रहता है। This is the restricted zone है, इसमें कोई भी बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, only staff and surgeon. No entry zone for the non-medical and surgical and nursing personnel. In this zone, sterile the procedures are performed. Maintenance of the sterile environment is an essential aspect of this zone, and these include the operation theatre, scrubbing area और anesthetic room. ठीक है, जिसमें सिर्फ स्टाफ ही और सर्जन ही इन्वॉल्व रहेंगे, बाकी नॉन अदर स्टाफ कोई भी आ नहीं सकता। साइज ऑफ द ओटी है 360 स्क्वायर फीट है एरिया, 400 स्क्वायर फीट एरिया शुड बी द for a regular OT and 600 square feet recommended for the major OT. Major OT यानी कि ज़्यादा नहीं, माइनर है, माइल्ड है, ऐसे आप केसेस ले सकते हैं, उसके लिए 600 स्क्वायर फीट का एरिया काफ़ी है। रेगुलर OT जो रहती है जिसमें स्टैब करना है या फिर सुचर्स करना है, उस चीज़ के लिए आप रेगुलर OT आप कंफर्टेबल, ठीक है। फिर पैटर्न से सफिशिएंट स्पेस चाहिए, देखो स्टाफ इतना बड़ा है, ठीक है, एक क्या रहता है कंप्यूटर में वाइटल साइंस बताने के लिए एक नर्स रहता है, ठीक है, एक सर्जन होता है, कभी कभी 2 सर्जन भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नर्सिंग स्टाफ अलग से लगता है, ठीक है, एक आईवी फ्लूइड इधर से चलता है, ब्लड सप्लाई चलता है, हो सकता है कभी कभी, बराबर है। और नर्सिंग स्टाफ में जो होता है, अगर जैसे टिश्यू देना है, कोई एक अगर इंस्ट्रूमेंट पास कर रहा है तो आपके साइड में रहता है टिश्यू, एक टिश्यू करने वाला रहता है और एक ये बैंडेजेस जो होते हैं वो वहाँ पे लगा दें। जब ऑपरेशन चलता है तो उसको क्लियर कट दिखने के लिए सर्जन के लिए या तो सक्शन मशीन का यूज़ होता है, आइदर क्या किया जाता है, ब्लड अगर है वहाँ पे तो क्या होता है, जो टिश्यू रहता है या फिर जो बैंडेजेस होते हैं नेक वाले, वो क्या करते हैं वहाँ पे रखने के बाद टिश्यू स्पेशलिस्ट टिश्यू यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो टिश्यू रखने के बाद टिश्यू क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो वहाँ का एरिया क्या होता है, ड्राई हो जाता है। तो टिश्यू अगर बाय मिस्टेक के लिए अगर अंदर रह भी जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल टिश्यू होता है, इंटरनली रह गया तो वो गल जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती, बट ऐसा जनरली होता नहीं। अभी इसमें एक और केस होती है, अगर आपके पास अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई पेशेंट है, समझ रहा एक्झाम्पल में सेलिब्रिटीज आहे, कुठला तरी मोठा नाट्यक आहे किंवा एक कलाकार आहे, जब VIP लोगों की जब ऑपरेशन होते हैं तब बड़े बड़े सर्जन सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। एक स्टाफ ऐसे ट्रांसपेरेंट कलर की एक ये होती है, जहाँ पे OT है, ठीक है, OT का पूरा वहाँ पे कैमरा होता है, कुछ सर्जन्स बाहर बैठे रहते हैं, TV के ऊपर पूरा आपको ऑपरेशन दिखता है, और जहाँ पे एक रूम ऐसी होती है जहाँ पे जैसे कस्टडी में आपने देखा होगा मूवीज़ में,
एक वॉइस प्रूफ ये रहता है कांच का ट्रांसपेरेंट, जो आपको सिर्फ दिखाई देता है कि वो कातिल के साथ बात कर रहा है। सब सेम थिंग रहती है ओटी में, ठीक है। जो बड़े सर्जन रहते हैं वो आपको लाइव देख रहे होते हैं, पूरा लाइव ऑपरेशन चलता है। इसमें होता क्या है, बहुत बड़ी रिस्क रहती है। अगर आपसे गलती हो गई, अगर आपके ऑपरेशन में गलती हो गई, तो फिर क्या होता है, आपके ऊपर सवाल जवाब भी किए जाते हैं, आपके ऊपर केस भी होते हैं, ठीक है। बड़े लोगों की जब होती है तो इसी तरीके से होता है। और अपने यहाँ पे तो इतना नहीं होता है, बट फॉरेन साइड में आप जाओगे तो कुछ ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा आपको केसेस में चैलेंजेस होते हैं। और वहाँ पे जितने बड़े रहते हैं, सारे इंटरनेशनल लेवल के सारे लोग आते हैं। बाहर अलग से स्क्रीन लगती है और अपने इधर साइड में मतलब इंटरनली देखने के लिए कुछ 2-3 रहते हैं, बाहर सारे स्टाफ रहते हैं सर्जन्स को। और जिस सर्जन्स को दिया है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है, अगर उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आर्टिफिशियल भी अगर आप हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो, तो क्या होता है, वहाँ पे 2 सर्जन लगते हैं, क्योंकि वो टोटल 6 घंटे का ऑपरेशन होता है। टोटल 6 घंटे का ऑपरेशन होता है उसका, और उसके लिए एक सर्जन काफ़ी नहीं होता, क्योंकि एक सर्जन टोटली वो 6 घंटे के लिए एक सर्जन काफ़ी नहीं है, उसकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है, इसीलिए 2 सर्जन लगते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एक सर्जन काम करता है, सेकेंड पार्ट में दूसरा सर्जन काम करता है, ठीक है। बराबर वो टाइम के हिसाब से नहीं काम करते हैं, बराबर प्रॉपर 3 घंटे हो गए, बराबर पोजीशन चेंज करते हैं। उसके लिए उनको प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पीरियड के हिसाब से उनको क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन कंप्लीट करना पड़ता है। क्योंकि आप ज़्यादा देर तक हार्ट निकाल के उस पर्सन को नहीं रख सकते, एक मिनिमम टाइम होता है, उसके हिसाब से ही आपको क्या करना पड़ता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। 6 घंटे के हिसाब से 3 घंटे एक सर्जन करने के बाद दोनों की पोजीशन चेंज होती है, सेम असिस्टेंट भी चेंज होते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी चेंज होते हैं। बाद में आगे की प्रोसीजर वो करती है हार्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं, और ये क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आगे वाले की रिस्क होती है। पहले ही साइन पे फॉर्म कर दिया जाता है, जो कंफर्मेशन फॉर्म होता है उसमें पहले ही सब कुछ लिखा रहता है कि मैं मेरे रिस्क पे ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, मुझे अगर मेरी जान जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, इस चीज़ से मुझे डॉक्टर लोगों से या फिर स्टाफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्रीमेंट पहले होता है, उसके बाद ही क्रिटिकल ऑपरेशन किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन थिएटर जनरल प्रिंसिपल्स है, जैसे कि इट शुड बी अ प्लान इन सच अ मैनर दैट फैसिलिटेट द पासिंग और रिमूव द कंटेमिनेटेड मटेरियल without passing in a sterile and a clean area. OT should be a plan far from the traffic area. जैसे ट्रैफिक एरिया है, तो मैंने बताया था कि एम्बुलेंस में पहले क्या होता है, हाफ से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट और बेसिक जो फर्स्ट एड चाहिए वो होता है। अपना नॉर्मल वाला फर्स्ट एड नहीं रहता, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, कंप्यूटर होता है, वाइटल कंप्यूटर होता है, वहाँ पे जाके सारा सब कुछ दिखता है। उसी के साथ ऑक्सीजन मास्क होता है, कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं जिस तरीके से लगते हैं, तो ये होता है। OT शुड बी प्लान फॉर द ट्रैफिक एरिया, अगर है कहीं पे उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। OT should be away from the central corridors and plan in such a way of the operative staff should not pass or move through the unprotected and contaminated area. आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी बाहर वाला अंदर ना आ पाए, आप उसके संपर्क में भी ना आए। अगर आप एक बार स्टेरिलाइज हो चुके हो, देखो अभी बाहर वाला तो कोई आता नहीं है, लेकिन स्टेरिलाइज करते वक्त क्या होता है, आप पूरे स्टेरिलाइज हो, PPE किट पहने हो, ग्लव्स पहने हो, आपका मतलब हैंड वॉशिंग की प्रोसीजर हो चुकी है। अभी दूसरा आ रहा है स्टाफ में, आपका कोई असिस्टेंट हो सकता है, सीनियर जूनियर कोई भी हो सकता है जो आपके साथ काम करता है। आप अगर उसके टच में आ रहे हो तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए तुरंत क्या करना है, बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, तुरंत अपनी प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर अपने स्टाफ में कोई भी अगर दूसरा आ रहा है जो प्रोसीजर करने के बाकी है भी, वो करेगा, हैंड वॉशिंग प्रोसीजर करेगा, तो आपको उसके संपर्क में नहीं आना। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो विद द OT should be a clean and less of the clean areas. Proper ventilator should be ensure the provide the clean and pleasant and comfortable environment for a surgeon and staff and the patient. देखो अगर प्रॉपर एरिया जितना चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ी स्पेस होती है ऑपरेशन थिएटर के लिए। देखो अगर छोटी सी स्पेस होती है, बताओ सब कुछ मैनेज हो पाता क्या? ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ती है वहाँ पे, तो उस ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, आधा पेशेंट तो वहीं पे मर जाता है, ठीक है।
अलग अलग केसेस होते हैं, केसेस के हिसाब से ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से भी क्या हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड पेशेंट है तो क्या होगा, उसको पहले ही सांस लेने में दिक्कत है और क्या हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कंफर्टेबल जोन चाहिए, स्टेरिलाइज चाहिए, क्लीन एंड हाइजीन मेंटेन चाहिए ओटी का जो भी रहता है। उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, आपको बराबर अरेंजमेंट करनी पड़ती है ताकि आपको ज़्यादा भागदौड़ ना हो पाए और सारी चीज़ें क्या रखनी पड़ती है, करीब रखनी पड़ती है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था कि नए नए थे, 1 मंथ था, शुरुआत थी, 10 दिन भी नहीं हुए थे, 5 दिन में ही गालियाँ खा खाली स्टूडेंट लोग। हुआ यूँ था, ऑपरेशन थिएटर में सर्जन लोगों ने बोला था कि इनको दूर से ही देखो, ठीक है, दूर रखना है देखने के लिए। ओटी में एंट्री थी, सब कुछ स्टेरिलाइज करके, जो भी मास्क है वो सारी चीज़ें लगवा के उनको सिर्फ दूर खड़ा रखा था ऑब्जर्वेशन के लिए कि आप सिर्फ दूर से देखो। उसमें से एक बंदी ने क्या किया था, शुरुआत में उसने स्टेरिलाइज नहीं किया तो उसने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगवा दिया। इतने चिल्लाए थे, बोली कि इन लोगों को अभी ओटी में लेना ही नहीं होगा, बिल्कुल रखना है। एक लड़की की वजह से बाकी जितने भी इंटर्नशिप के लिए थे उसको, उन लोगों को भी पनिशमेंट दी गई थी। ऐसी गलती ना करें आप लोग कि आपकी वजह से एक अपने साथ जो लोग हैं उनका भी नुकसान हो। फिर जो बाकी 2 समझदार लड़कियाँ थी उन्होंने बात की, पहले तो नर्स के साथ बात की कि सॉरी देखिए हमारी तो कोई गलती नहीं थी, आप हमें क्यों पनिशमेंट दे रही है, उस लड़की की गलती थी, ऐसा वैसा आप बोलोगे वो करेंगे, हम दूसरी देखेंगे, नहीं जाएंगे, कहीं पे भी हाथ नहीं लगाते। बहुत कन्विंस किया, कन्विंस हो जाने के बाद फिर उनको ओटी में एंट्री, वो भी 2-3 दिन बाद, उससे पहले उन लोगों को एंट्री नहीं मिली। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, एक्सरे वाले हैं, MRI वाले हैं, इन लोगों को भी ओटी का काम करवाना पड़ा। कुछ लोग कर रहे थे, हमें एक्सरे का कुछ नहीं, और वहाँ पे वो गलती ये हुई थी कि वो गांव में रहता था, जो स्टूडेंट था उसने गांव में ही क्या किया था, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था कि ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा और फाइनेंशियली कंडीशन देखे हर तरफ कुछ पर्सनल रीज़न भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक्सरे के लिए पेशेंट नहीं, उसको ओटी का काम करवाना है, वो ओटी का पूरा काम सीख चुका था, जबकि उसके कुछ काम का है ही नहीं। आगे जाके क्या है, एक्सरे का कुछ देखने को मिला ही नहीं उसको, ओटी का पूरा नॉलेज है लेकिन ओटी का कागज है उसके पास, फिर उस नॉलेज का क्या मतलब है। ऐसी गलती आप मत करना। देखो आगे वाला बोलता है आप सीख जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाके बैठो, ऑब्जर्व करो, वो सीख जाओ, बिल्कुल नहीं सीखना। बोला ये मेरा काम है, उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं तुम लोगों को, तो क्यों करना। ठीक है, इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में जिस फील्ड से रिलेटेड आपको मिला है उसी फील्ड में आपको क्या रहना है, उसी डिपार्टमेंट में क्या रहना है, आपको रहना है। ठीक है, बाकी अदर डिपार्टमेंट से आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नॉलेज जिस चीज़ का लेना चाहिए उसी चीज़ का। ठीक है, किसी और के कहने से आप कोई और काम में नॉलेज मत करो, मतलब नॉलेज लेना सही है बट आपका प्रोफेशन का पहले सीख जाओ। आपको आता है तो अदर सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नुकसान क्या होगा, उसको सीटी और इसका MRI का कुछ नॉलेज ही नहीं है ना, कागज से पर नॉलेज नहीं है। अभी आगे जाएगा तो क्या बोलेगा, तुमको पोजीशन पता है क्या एक्सरे की, पैर का है, पैर के ऊपर फ्रैक्चर है, समझो मेटाकार्पल पर फ्रैक्चर है, तो उसको पोजीशन बताओ कैसे लोगे, ऐसा इंटरव्यू में सवाल पूछा, वो क्या बताएगा, उसने कुछ सीखा ही नहीं। 6 महीने की इंटर्नशिप की तो इंटर्नशिप में क्या सीखा, यही बोलेंगे ना। मैटर करता है जगह, लोकेशन, आप कौन सा हॉस्पिटल में जाते हो, ये भी मैटर करता है। ठीक है, गांव में कैसा होता है एक्चुअली, यहाँ पे एरिया ऐसा रहता है, सिटी वाला एरिया रहता है, यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा होते हैं, कंसल्टेशन के हिसाब से एक दूसरे के पास क्या करते हैं, वो भेजते हैं। इन लोगों का कंसल्टेशन होता है, कंसल्टेशन मतलब पता है कंसल्टेशन मतलब हाँ या ना, नहीं पता। कंसल्टेशन मतलब होता है कंसल्टेशन मतलब होता है कि अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अभी DMLT वाले हैं, OT वाले, ठीक है, अभी DMLT वालों में से अगर कोई सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एक्सरे वालों का ही लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जिसका डायग्नोसिस सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे एक्सरे, CT स्कैन और क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होता है, तो वो क्या करेगा, सोनोग्राफी वाला क्या करेगा, गायनेकोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन लेगा, मतलब उसको क्या बोलेगा, आप हमारे पास पेशेंट दीजिए, हम आपको उसके बदले में आपकी जो भी फीस होगी हम उसको पेड कर देंगे। ठीक है, अगर फीस पेड हो रही तो क्या करेगा, वो वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट भेजेगा। बराबर ऐसा कंसल्टेशन होता है, उनका पूरा सराउंडिंग में, पूरा बैकग्राउंड में क्या होता है, पूरे सर्जन्स लोग रहते हैं, जो सर्जन्स लोग
कई सारी जगहों पे 2-3 जगहों पे वो भेजते हैं जहाँ पे उनका सही चलता है, उनको पैसे खिलाने पड़ते हैं, सीधी बात, तो वो पेशेंट भेजते हैं, ठीक है। लेकिन अपना काम बनता है कि अपने पास पेशेंट आते रहते हैं, उसको बोला जाता है कंसल्टेशन, कि आप जितने डॉक्टर लोगों के पास अगर कंसल्टेशन करते हो तो आपको उनको इजली पिक करना पड़ता है, लेकिन आपके पास पेशेंट आते रहते हैं। तो इसीलिए सिटी में यही चलता है, इसीलिए क्या होता है, आपको पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। वही बात गांव में नहीं होती है। गांव के लोगों की पहले तो सोच क्या रहती है, पहिले घरगुती उपाय, जनरल फिजिशियन, दवाखाना म्हटले की खूप मोठं काहीतरी झालेलं आहे। इथे तसं नसते, इथे मंथली सगळे चेकअप होतात, थायरॉइड, बीपी, शुगर चेकअप करणारे आहे, बरोबर आहे। लोक फार कॉन्शियस झाले आहेत हेल्थला घेऊन आफ्टर कोरोना, ठीक है। कई सारी बीमारियां भी बढ़ चुकी है, शुगर की कुछ लोगों को निकला है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं ड्यू टू द वैक्सीन की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, उसको बोला जाता है कंसल्टेशन। इसीलिए आप जब भी एरिया चूज़ करते हो तो आप सोच समझ के चूज़ करना। देखो आप 6 महीने यहाँ पे रहे हो और 6 महीने इंटर्नशिप के लिए आते रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है सीखना कि हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगा, ये पहले देखो, फिर जाके अगर आप आपके गाँव में भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डोर्स है, स्लाइडिंग डोर्स होते हैं वहाँ पे, एंड द स्लाइडिंग टाइप ऑफ द डोर्स should be the always closed and door should not a left side open, door should be a sufficient wide and that for the interference during the caring and the bringing articles। एक बार अपने पेशेंट अंदर ले लिया तो वो दोबारा खुलते नहीं है, ठीक है। उनका स्लाइडिंग वाला डोर होता है, ठीक है। कई सारे डोर्स ऐसे होते हैं, एक वाटरप्रूफ साउंड की तरह होता है, कुछ सी पैक डोर्स रहते हैं जिसमें बाहर की एयर अंदर नहीं आ सकती और अंदर का कुछ भी बैक्टीरिया या फिर ऑर्गेनिजम्स बाहर नहीं जा सकते। फिर है वेंटिलेशन, एंश्योर अ प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम टू प्रिवेंट द सफोकेटिंग एंड ऑक्यूमुलेशन ऑफ द गैसेस ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। कोई भी अगर गैसियस है, अगर एसिडिटी का पेशेंट है आपके पास आया, हाइपर एसिडिटी, और उसके बाद हुआ है उसको माइल्ड कार्डियक अरेस्ट, ऐसी केस आई है, तो जब जिसको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो जब आप उसके एब्डोमेन पे कट करते हो तो बी लाइक, जैसे बलून कैसे फूटने के बाद आवाज़ आता है, बी लाइक साउंड आता है, ठीक है। जो गैसियस होती है वो वेंटिलेशन क्या करता है, बाहर की ओर फेंक देता है और वहाँ पे क्लीन एंड हाइजीन मेंटेन वाली एयर क्या होती है, पास आउट करती है। वेंटिलेशन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल वेंटिलेशन सिस्टम एंड आइडियल एयर कंडीशन should be used for the reducer changes the explosion and the control of the humidity. It also the helpful for the good air flow. 70 to 75 air temperature in a OT, ठीक है, मेंटेन किया जाता है। मैंने बोला था कि बाहर की एयर नहीं होती है, वो पूरा नई एयर जो होती है वहाँ पे सप्लाई किया जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी ना हो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का एयर और एनवायरमेंट क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। फिर है वॉल्स। अभी देखो पसीना अगर आपको आता है, बाय मिस्टेकली कुछ हो गया, ओटी में अगर बाय मिस्टेकली आपका पसीना गया क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कस हो सकता है उस जगह पर। इसलिए क्या होता है, वहाँ का एक टेम्परेचर, एक एटमॉस्फेयर क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ठीक है। उसी के साथ आपके हाथ में जितने भी रिंग्स है, जो भी आप पहनते हो, वॉचेस, ये सब कुछ आपको अलाउ नहीं है ऑपरेशन में जाते वक्त, सब कुछ निकाल के रखना पड़ता है, कान के भी निकाल के रखना पड़ता है, सब कुछ सारी चीज़ें, गळ्यातलं असेल, हातातलं असेल, कडं असेल, वॉच असेल, सगळ्या गोष्टी काढून ठेवाव्या लागतात आणि नंतरच ओटीमध्ये एंट्री असते, त्याच्याशिवाय एंट्री नसते। कारण बाय मिस्टेकली ऑपरेशन करताना तुमची एखादी वस्तू तिथे आतमध्ये गेली तर एक्सरेमध्ये ती अशी शो करतात, ठीक आहे। ही चुकी करावी नाही म्हणून त्यांनी ॲलो नसते करत, ठीक आहे। पूर्ण विदाऊट सगळ्या गोष्टी आपल्याला काय आहे, बाहेर ठेवाव्या लागतात, हातातलं असेल, कानातलं असेल, सगळ्या गोष्टी, ठीक आहे। फिर है walls. Mosaic walls are used in a OT. Walls should be the joint place and hand non-porous and the stain proof and the waterproof, fireproof and the non-reflective and easy to clean and wash and the white. क्या है, waterproof walls रहती है, fireproof wall है, non-reflective wall है। non-reflective यानी कि जो भी लाइट रहता है उसका क्या रिफ्लेक्शन वापिस रिटर्न में नहीं आता, ठीक है। सीलिंग है, moisture proof ceiling used in a OT and the fixed over the headed operating
tables. Lightning at poor light should be equally distributed in all area of the operating room. White fluorescent light is as usually used in OT. The operation light should be the shadow rays and the bright light is used for the operations. The light should be a cool and देखो कुछ लाइट्स होती है जिसमें क्या होती है, ये जो नॉर्मली लाइट है उसके पास ज़्यादा देर तक रखो या फिर उसको हाथ लगाओ तो क्या होता है, हीट होती है, बराबर है। लेकिन जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं वो कूल होते हैं, उसकी शैडो भी नहीं पड़ती है और ब्राइट एंड लाइट होता है, ठीक है। इमरजेंसी लाइटनिंग शुड बी कीप इन रेडी। आपको इमरजेंसी लाइट भी क्या करना पड़ता है, रेडी रखना पड़ता है। 1/3 रेशो टू द 1/5 इंटेंसिटी रेशो। रूम लाइटनिंग सर्जिकल साइड शुड बी मेंटेन द प्रॉपर आई फंक्शनिंग, ठीक है। आई फंक्शनिंग के हिसाब से आपको उसकी इंटेंसिटी क्या करती है, मेंटेन करती है। फर्नीचर है, स्टेनलेस स्टील का मटेरियल शुड बी यूज इन ओटी फर्नीचर। फर्नीचर शुड बी इजी टू क्लीन एंड वॉशेबल। द फर्नीचर इंक्लूडेड टेबल है, स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट है, देन ऑपरेशन टेबल है, रिंग स्टैंड है एंड सिटिंग स्टूल है। ये सारे उसमें क्या रहेंगे, जो वॉशेबल भी है, क्लीन करने में भी इजी है। फिर है वाटर, continuous water supply is essential in a OT. The supply water should be a clean and regular cleaning is required for a water tank and prefer a separated water tank for the operating unit. देखो ऑपरेशन यूनिट करते वक्त आप जो हैंड वॉशिंग की प्रोसेस करते हो वो भी वाटर अलग रहता है, उसकी टंकी ही अलग रहती है, जो डेली इसमें क्या होता है, क्लीनिंग होते रहता है उसका, और वो स्टेरिलाइज वाटर होता है क्योंकि बाहर का वाटर आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, जिस पर्सन का आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसलिए वाटर कंटेंट और वाटर की टैंक जो होती है ऑपरेशन थिएटर में वो भी अलग तरीके से लगवाई जाती है। फिर इंस्ट्रूमेंट इन ओटी है, जैसे मायो स्टैंड है, रिंग स्टैंड है, ये अपन देखेंगे। बोला ना, अच्छा ब्रेक, हाँ ठीक है, 5 मिनट से अभी तो नहीं काटना।